तो यहाँ पे आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हूँ। देखिए 4 दिन एग्ज़ाम चला, कुल मिला के 8 शिफ्ट आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 8 पेपर होगा, 800 क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना। 800 क्वेश्चन ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो मैं कोशिश करता हूँ 8 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँ पीडीएफ में, और एक क्लास भी 8 क्लास अगर 800 क्वेश्चन के हो जाएगा तो समझिए आगे आपके स्टाफ नर्स का बहाली आएगा, अभी और बहाली आने वाली है, एएनएम की बहाली आने वाली है, सब में यह हेल्पफुल होगा। तो आप लोग देखिए बीटीएससी में किस प्रकार से स्टाफ नर्स में क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन आगामी आरआरबी का एग्ज़ाम है तो वहाँ भी 70 क्वेश्चन नर्सिंग से ही रहेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आप लोग, और आप लोग देखिए आपके सामने यहाँ पे देख रहा होगा 30/7/2025 को 9 से लेकर 11 फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है, फर्स्ट दिन का, जिसमें 100 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मैं अभी बता देता हूँ, पीडीएफ आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए पहला प्रश्न है, कहता है व्हाट इज द, यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द फियर ऑफ पीनट बटर स्टिकिंग टू द रूफ ऑफ द माउथ नोन एज। समझ गए, यह डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सबसे पहले एग्रोफोबिया और इमेटोफोबिया तो होता नहीं, कन्फ्यूजन था यहाँ पे ग्लॉसोफोबिया और देख लीजिए एरेकीबैक्टीरियोफोबिया, ठीक है ना, एरिकोबैक्टीरियोफोबिया, इस पर था। अब देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बटर स्टिकिंग। अब देखिए बटर स्टिकिंग, तो यहाँ पे बटर जो है बीच में आ रहा है, ठीक है ना, बटरी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो क्वेश्चन अपना कॉमन लगाना था कि क्या होगा राइट। ओके, चलिए आगे यहाँ से पूछ रहा है कि किस ग्रुप के बच्चे में जो है आपको जो नीडल होता है, जो इन सिरिंज में जो नीडल होता है, उससे जो है इमेजिन जो है उससे व्यक्ति बच्चा को किस एज ग्रुप में लगता है, उसे इमेजिन लगता है कि यह बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उस नीडल से उसको डर लगता है, फियर लगता है, किस एज ग्रुप में। अब देखिए 12 से 18 एज ग्रुप तो होगा नहीं, क्योंकि 12 से 18 वाला तो सब जान जाता है कि भाई ये नीडल से डरने की बात नहीं है, ये तो जो है मतलब अगर सही से रखेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है, उसको सारा ज्ञान है। इन्फेंट को तो भाई कुछ पता ही नहीं होगा उससे डरने या ना डरने का, 0 से 1 वर्ष वाला। टोडलर और इसमें जो है आपका कन्फ्यूजन था। तो 1 से 3 वाला भी उतना चीज़ों को बढ़िया से नहीं पहचान पाता है, समझ गए, उसमें उतना चीज़ें विकसित नहीं हो पाता है। तो जो 3 से 6 वाला होता है प्री स्कूलर, यह 3 से 6 वाला आपका जो है यह डरता है नीडल से, बात समझ लीजिए, इमेजिन करके। तो ये ऑप्शन नंबर राइट। ओके, कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ थियोरिकल क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना चाहिए। आगे है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड, यानी प्रथम मासिक चक्र जो आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेनार्की कहते हैं, सबको पता है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज गिवन ए सप्लीमेंट फॉर ए पेशेंट ऑन डाययूरेटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट कार्डियक डिसफंक्शन। कहता है कौन सा सप्लीमेंट खनिज के तौर पर दिया जाता है जो पेशेंट अगर डाययूरेटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसके साथ में कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? तो पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए सोडियम देंगे तो यह कार्डियक डिसफंक्शन को और बढ़ा देगा, बात समझ रहे हैं ना। कैल्शियम भी जो है ये बढ़ा देगा, जिंक होगा नहीं, तो अपन पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज वाइटल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कौन सा खनिज जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल तरीके से रखने के लिए ज़रूरी है? तो सब लोग जानते हैं थायराइड का सीधा रिलेशन आयोडीन से है, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ए नर्स ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन, एक नर्स है जो हिस्ट्री कलेक्शन ले रही है, आइडेंटिफाई दैट पेशेंट हैज़ एक्सट्रीमी मूड स्विंग। अचानक से व्यक्ति को मूड स्विंग जो है उससे हो रहा है, उसे यूरोफोरिक है, इनर्जेटिक है एंड ग्रेंडियोज है। अब बताइए ए यूरोफोरिक, इनर्जेटिक विथ ग्रेंडियोज, यह क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा था, ये स्पष्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने दिया था कि यूरोफोरिक, समझ मैंने दिया था कि यूफोरिक, इनर्जेटिक और ग्रेंडियोज किसका लक्षण है, मैंने पहले पूछा था, समझ रहे हैं ना।
तो यहीं से क्वेश्चन देखिए, और एक दिया है बीइंग डिप्रेस विथ सैड मूड एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये भी मैंने दिया था कि सैड मूड एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट यह किस में होता है, तो ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। बात समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। ये हमने प्रॉपर, ये जो यूफोरिक है, इनर्जेटिक है, ग्रैंडियोज है, ये मैंने दिया था क्वेश्चन में कि ये किसका लक्षण होता है। तो जो देखे होंगे उनको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन। कहता है कौन सा कंडीशन जल में जो आपका टॉक्सिकेशन होता है, टॉक्सिसिटी, वो बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, डिसेंट्री ये होगा नहीं, डायरिया होगा नहीं, डिहाइड्रेशन होगा नहीं, ओवर डिहाइड्रेशन। कोई भी चीज़ ओवर हो जाता है तभी तो टॉक्सिसिटी में जाता है ना। जैसे दवाई लेते हैं, दवाई का अगर ओवर डोज हो जाता है तो भी तो भाई टॉक्सिसिटी ही हो जाता है, उसका विषाक्तता ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें पूछ रहा है जल के बारे में कि जल टॉक्सिकेशन कब होगा, तो जब बॉडी में जल की मात्रा ओवर हो जाएगा, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, समझ गए, तो वो जो है टॉक्सिकेशन हो जाएगा, तो ओवर हाइड्रेशन ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे है समझने वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर करके रखिए, आप नॉलेज को जितना ज़्यादा हो विस्तृत कीजिए तो बढ़िया है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है जो नर्सिंग के लिए वह क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही सूचना के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह होता है एप्लीकेशन, पूछ रहा है, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल जो है रिकॉर्ड, इसे हम लोग कहते हैं EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। ओके, आगे बढ़ता हूँ। The intake of nutrient derived from the diet to meet the nutrition need of all healthy person is termed as। कहता है कि the intake nutrients, समझ रहे हैं, इंटेक न्यूट्रिएंट्स डेराइव्ड फ्रॉम डाइट, यानी जो डाइट से मिलता हो, आहार से मिलता हो, वह स्वास्थ्य के लिए जो है एक हेल्दी पेशेंट के लिए, रोगी के लिए, पर्सन व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो एक क्वेश्चन RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब यही क्वेश्चन एक और पूछा गया है जिसमें आंसर जो है, देखिए बेसिकली तो लगभग विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन E, ये सब जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, लेकिन ऑप्शन में जो है शब्द दिया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में विटामिन A होगा, सबसे पहले रिकमेंड विटामिन A एंड D, लेकिन वो ऑप्शन में BTSC C दे रहा है, जो कि गलत है। जब ऑप्शन में A और D नहीं होता तब आप C लगा सकते थे, लेकिन A D ऑप्शन में है ही, फिर भी वो जो है C जो है बता रहा है आंसर, तो वहाँ पे वो गलत है, BTSC आंसर जो दे रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो RDA A हो गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटर प्रोफेशनल केयर प्लान दैट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की इंटरवेंशन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम विद इन ए एस्टेब्लिशमेंट टाइम फ्रेम इज कॉल्ड। समझ गए, एक टाइम फ्रेम में जो हमें जो भी मतलब हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी इंटरवेंशन है, केयर प्लान है, ये सब एक मैनेजमेंट के अंदर आता है। समझ गए, केयर मैनेजमेंट। तो ये सब आप जो है केयर मैनेजमेंट, ये केस मैनेजमेंट इसका राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम विटामिन B12 कंसंट्रेशन इन ह्यूमन। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूछ दिया गया है कि विटामिन B12 का सांद्रता कितना होता है बॉडी में, तो 200 से लेकर 960 pg प्रति ml, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फाइंडिंग ऑन रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहता है आरी मतलब रूटीन एग्जामिनेशन जो होता है यूरिन का, इसमें मोस्ट सबसे सजेस्टिव UTI कब माना जाएगा, तो जब पॉजिटिव नाइट्रेट्स एंड ल्यूकोसाइट स्ट्रेज जब होगा, पॉजिटिव नाइट्रेट और ल्यूकोसाइट स्ट्रेज जो पाया जाएगा, तो यह आपको UTI का मोस्ट सजेस्टिव होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्यूरिपेनियम। प्यूरिपेनियम का अवधि पूछ रहा है, जो कि 6 सप्ताह होता है। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके पूछ देंगे, तो अभी तक हम लोग 13 तक आ गए हैं, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही मिला है जो डायरेक्टली पूछा है, समझ लीजिए।
अब आप बातें को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। एनाफाइलेक्सिक इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कहता है एनाफाइलेक्सिक जो होता है यह किस प्रकार के वर्ग में पाए जाते हैं, किस प्रकार के हाइपर सेंसिटिव का उदाहरण है। देखिए तो ये टाइप 1 का एनाफाइलेक्सिक्स जो होता है टाइप 1 का रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है जो जल्दी रिएक्ट करता है बॉडी में, समझ गए। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द लीवर। लीवर के द्वारा कौन सा कार्य इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नहीं किया जाता है, तो लीवर के द्वारा कौन सा कार्य परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सही बात है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, तो ये भी बात सही है, इसका संश्लेषण करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, इसका भी स्टोरेज करता है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों जब करता है तो ऊपर में जो एमाइलेज है, एमाइलेज कहाँ से बनता है आपको पता होना चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। आगे है 16 है, देख लीजिए सेरुमिन इम्पैक्ट कॉज ए सेंसेशन ऑफ फुलनेस और पेन इन द ईयर नोन एज। कहता है कान में सेंसेशन संवेदना होना, भारीपन होना और दर्द होना, यह किस में होता है। तो कान में भारीपन होना, दर्द होना, यह होता है ओटिलोजिया का। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, न तो नहीं पता होगा, सीधी बात है। ए लीगल परमिट दैट स्टेट सेचुअरी काउंसिल ग्रांट टू individual engage in the practice of nursing profession and to use the title nurse is termed। कहता है कि एक कानूनी वैधता काउंसिल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए आपको एक नर्स का जो है पद दिया जाता है, वह कैसे आपको परमिट मिलता है। तो भाई वो एक लाइसेंस है। आप जब तक आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल से नहीं मिलता है तब तक आप नर्स नहीं कहे जाते हैं। जब आपको मिल जाता है डिग्री, रजिस्ट्रेशन परमिट मिल जाती है तो आप एक लीगल नर्स के जो है वह आपको लाइसेंस मिलने के बाद होता है। तो इनमें तीनों में देख लीजिए, तीनों में बिल्कुल अलग अलग था। आपको सर्टिफिकेट अगर दे दिया जाए और रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए तो आप कभी भी नर्स का डिग्री नहीं मिल पाएगा। जब तक आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं करेगा तब तक आप एक अच्छे लीगल नर्स नहीं कहे जाएंगे, बात समझ लीजिए। तो सर्टिफिकेशन भी गलत, रिकॉग्नाइजेशन भी गलत और एक्रीडेशन भी गलत। तो लाइसेंस इसका राइट होगा। लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, तो फार्मासिस्ट भी तभी कहा जाता है जब उसे फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन जनरेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस सोचने के लिए था, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल या टर्मेड इज नोन एज। कहता है वह प्रक्रिया जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कामों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं, समझ रहे हैं ना, ये याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ कि आगे है पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया है फिक्स। कहता है पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया है, ये फिक्स है, लेकिन पेशेंट में फॉल्स बिलीफ है, नो बेसिस इन रियलिटी, कोई रियलिटी नहीं है, उसमें गलत जो है धारणा बैठा हुआ है। तो इसे हम किस टर्म में इसे जो है डिफाइन करेंगे। तो गलत धारणा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज़ का रियलिटी ना हो, वहाँ पे फॉल्स बिलीफ हो, तो उसे हम लोग डेलूजन ही तो बोलते हैं। कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर इज नॉट टाइपिकली कंसिडर ए मेंटल इलनेस। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम जो है मेंटल इलनेस में कंसीडर नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। डिप्रेशन मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल इलनेस है, एंजाइटी डिसऑर्डर मेंटल इलनेस है। तो जब तीनों छट गया तो जो बच गया रिप्रेशन। रिप्रेशन एक प्रकार के आपको पता होगा कि यह मेंटल मैकेनिज्म है, ठीक है, यह एक युक्ति है, नहीं कि मेंटल इलनेस है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। आगे है, यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ अपीयरेंस ऑफ क्लोस्मा एंड लिनिया निग्रा ऑन द स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जिसको ये पता होगा कि ये जो क्लोस्मा और जो ये लिनिया निग्रा है यह कहाँ पे दिखता है, तो आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो है पेट के जो निचले हिस्सा में लेकर जांघ तक जो है आपको एक लाइनिंग सा बन जाता है और उसका जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए स्किन के कलर किसके कारण चेंज होता है, मेलेनिन के कारण, पता होना चाहिए। तो
उससे रिलेटेड आप देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के क्या पूछ दिया है कि जो क्लोस्मा और लिनिया निग्रा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान किसके कारण जो है ये प्रेजेंस होता है। तो जो मेलेनोसाइट है इसके स्टिमुलेट होने के कारण, मेलेनोसाइट स्टिमुलेट होने के कारण, अब चूंकि मेलेनिन ही त्वचा के रंग में परिवर्तन करता है तो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अपीयरेंस से क्लोस्मा एंड लिनिया निग्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान दिखता है। ये भी क्वेश्चन में कोई जान प्राण था ही नहीं, बात समझ लीजिए। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे एंड्रोजन, कॉर्टिसोल, एल्बुमिन दिया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है जिसका क्लोस्मा और लिनिया निग्रा से कोई लेना देना नहीं है। रिलैक्सिन, वैसोप्रिन, एड्रोसेंट इसका भी कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट जो है आपको ये अलग हो रहा था चारों ऑप्शन, और मेलेनोसाइट यही एक आपका है जो मेलेनिन से मेलेनोसाइट बना है, तो यही अपना राइट आंसर होता। कॉमन क्वेश्चन आगे है, नोवा टी इज एग्जाम्पल ऑफ। अब देख लीजिए नोवा टी मैंने पढ़ाया भी है, जाके क्वेश्चन देखिएगा 75 वीडियो मैंने डाला है, वहाँ पे नोवा टी मिल जाएगा कि नोवा टी किसका उदाहरण है। तो यह सेकेंड जनरेशन का एक आईयूडी है, समझ गए ना, सेकेंड जनरेशन का आईयूडी है, पता होना चाहिए आपको। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। कहता है कि इनमें से कौन सा विशेषता एक प्रोफेशनल नर्स की नहीं है, समझ गए। तो प्रोफेशनल नर्स की एक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो एक नर्स को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, कॉम्पेशन भी होनी चाहिए, लेकिन ऑथराइजेम उसमें नहीं होता है, समझ गए ना। एक प्रोफेशनल नर्स कहीं से भी वह ऑथराइज की काम नहीं करती है, बात समझ लीजिए। ऑथराइज मतलब जो जैसे हॉस्पिटल के जो ऑथोरिटी होता है वो तो बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे जो चला रहे होंगे, तो नर्स तो कभी भी ऑथराइज के काम नहीं करेगी। उसका ये कभी विशेषता नहीं है कि वो ऑथराइज करने लगे, हॉस्पिटल खोलने लगे, ऑर्डर देने लगे, तो ये अपना गलत हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान ही था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन के डाइजेस्ट करने के लिए छोटी आंत में कौन सा एंजाइम जो है होता है। तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं, पेप्टीज, ठीक है ना, पेप्टीडाइज, समझ गए ना, पेप्टी, ये सब प्रोटीन के जो है पाचन करता है, कई बार पढ़ा चुके हैं। आगे है व्हाट प्लेस आर इसेंशियल रोल इन द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे अलग करता है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया गया है ना हर एक क्वेश्चन में जो स्टूडेंट बिल्कुल ही उसको छांट सकता था। मैंने एग्जाम होने से पहले बताया भी था कि क्वेश्चन को पढ़िए और आप जो है आंसर को हटाने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। तो जो ऐसा किए होंगे बिल्कुल। अब देखिए ल्यूकोसाइट का क्या काम है, मोनोसाइट का क्या काम है, ग्रेनुलोसाइट का क्या काम है। अगर आपको ये पता है तीनों को तो बिल्कुल आप पता है थ्रोम्बोसाइट किसे बोलते हैं, पता है ना, यह रक्त के थक्का में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थ्रोम्बोसाइट, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे है ए बैग और कंटेनर विच कलर शुड बी यूज टू डिस्क्योर द सॉइलेट ड्रेसिंग विथ ब्लड इन हॉस्पिटल। ठीक है, कहता है कि एक मतलब ड्रेसिंग जिसमें ब्लड से लगा हुआ एक ड्रेसिंग है और उसको आप किस कलर के कंटेनर में डालेंगे। ठीक है, तो सबको पता है येलो में, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट से रिलेटेड सब जो है जाता है अपन येलो में। द सब सेंटर प्रोवाइड क्यूरेटिव सर्विस फॉर विच दीज माइनर एलिमेंट। कहता है कि सब सेंटर क्यूरेटिव सर्विस देता है किस प्रकार के माइनर एलिमेंट, मतलब किस प्रकार के आपको लघु विकार में। तो मलेरिया में, वर्म इन्फेस्टेशन में, कैटरेक्ट में, डेंगू में। तो देखिए आपको पता है सब सेंटर जो होता है वो आपको माइनर एलिमेंट का आपको जो है क्यूरेटिव कर सकता है। तो इनमें सबसे माइनर कौन सा है, वर्म इन्फेस्टेशन भी है जिसको कृमि संक्रमण बोलते हैं। बाकी तो सब के सब कैटरेक्ट का उपचार होगा नहीं, डेंगू भी नहीं होगा, मलेरिया का भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इन बातें को ध्यान में रखना है। आगे था ए कॉमन कॉज ऑफ सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। कहता है कौन सा कॉमन कारण है सर्केडियन रिदम का स्लीप वेक डिसऑर्डर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, वर्किंग इन शिफ्ट, ओबेसिटी, इन्वायरमेंट, नेक्रोपैलेसी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ का जो है ऑप्शन में दो चीज़ था, एक या तो इन्वायरमेंट होता या एक वर्किंग शिफ्ट होता।
अब ओबेसिटी का कोई मतलब मोटापा से नहीं बनता है। नेक्रोप्लेसी क्या होता है आपको पता है। तो ये दोनों तो अलग हो गया। अब बच गया दो में से जो आपको ज़्यादा लगता था उसको टिक लगाना चाहिए। बात समझ गए। तो ऑप्शन इसका वर्किंग इन शिफ्ट राइट है। आगे है अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम फ्री रेसिडुअल जो है क्लोरीन लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर 30 मिनट ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम। कहता है कि कितने लेवल होना चाहिए आवासीय क्षेत्र में जो क्लोरीन है पीने की पानी के 30 मिनट अगर कांटेक्ट करने के बाद जो है कितना लेवल जो है 30 मिनट के बाद पीने योग्य बन जाता है। हम कितना लेवल मिलाएंगे क्लोरीन का पानी में कि वह 30 मिनट के बाद पीने लायक बन जाएगा। 30 मिनट के बाद देख लीजिए। तो ये तो निकालने वाला था क्लोरीन। हम कॉन्सेप्ट वाला में पढ़ाए थे कि आप कैसे जो है क्लोरीन की मात्रा निकालेंगे, वो मैंने पढ़ाया भी था। तो जो पढ़े होंगे पता है इनका राइट आंसर 0.5 mg प्रति लीटर। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे है डैश इज प्रोड्यूस इन विच द इन्फेंट ब्लड इज रिमूव इन ए स्मॉल अमाउंट 5 से 10 ml एंड रिप्लेस विथ कंपेटिबल ब्लड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर बिलोबिरिमिनिया। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा है हाइपर बिलोबिरिमिनिया का ट्रीटमेंट हम किससे करेंगे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा हाइपर बिलोबिरिमिनिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जो पढ़े होंगे उनको पता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे कि व्हेन डोज द एमनियोटिक सैक फॉर्म इन प्रेगनेंसी। समझ गए। एमनियोटिक सैक कब बनना शुरू होता है प्रेगनेंसी में। बात समझ। तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी में जो है अराउंड लगभग 12 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के बनना शुरू होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे है कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए प्लेसेंटा फीड प्री-लैक्टिकल फीड। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मतलब प्री-लैक्टिकल फीड के बारे में जो है आपको बेस्ट इसमें से कौन सा कथन है। तो एनी फूड या लिक्विड गिवन टू ए न्यूबॉर्न बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग इन इनिशिएटिव। शुरुआत के ठीक है ना, शुरुआत के कोई भी भोजन या लिक्विड हम एक नए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से पहले दे सकते हैं। यह प्री लैक्टिकल फीड के बारे में बताता है। बात समझ रहे हैं। आगे है कहता है यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी डायरियल एजेंट। हमसे यहाँ पे एंटी डायरियल एजेंट के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे इतने पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब हम यहीं पर जान गए। तो इनमें से देखेंगे कौन एंटी डायरियल एजेंट है। तो हम पढ़ाए थे लोपेरामाइड। ठीक है ना, लोपेरामाइड के बारे में पढ़ाए थे। यह एक एंटी डायरियल एजेंट है। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अंडेस्टेरोन में इन्होंने टिक लगाया है ये तो आपके उल्टी वगैरह में काम में आता है। समझ लीजिए। आगे है द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन फेज ऑफ द नर्सिंग एज। कहता है प्राइमरी पर्पज यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या है इवैल्यूएशन का नर्सिंग प्रोसेस में। तो नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होता है। इवैल्यूएशन कौन सा होता है। तो इवैल्यूएशन आप लोग जिनको भी पता होगा इवैल्यूएशन पता है कि वह 5वां स्टेप होता है जहाँ पे मूल्यांकन होता है। बात समझ लीजिए। और मूल्यांकन में आपको डिटर्मिनेंट किया जाता है कि पेशेंट को जो हम देखभाल किए हैं उसका आउटकम कितना इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, समझने के फेरी था। जो समझ गए ठीक है, नहीं समझे उनके लिए हार्ड ही था। बात समझ गए जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है। आगे देखिए यहाँ पे कहता है द प्री डिटर्मिनाइंड क्राइटेरिया दैट ए फैमिली हेल्थ केयर नर्स कैन यूज वाइल प्रायोरिटिंग द लिस्ट ऑफ एल्डरली प्रॉब्लम इंक्लूड ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेप। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ प्रॉब्लम रिजुलेशन ऑफ द एल्डरली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओवर हाइड्रेशन इज सीन इन द ऑफ द कंडीशन। अब देखिए ओवर हाइड्रेशन ऊपर में भी था और यहाँ पे भी है। ओवर हाइड्रेशन किस प्रकार के दशा में देखा जाता है। तो ओवर हाइड्रेशन रीनल फेलुअर में देखा जाता है। देखिए डायरिया में तो निकल ही जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है। वोमिटिंग में भी डिहाइड्रेशन होता है। एपिलेप्सी से इसका कोई मतलब है नहीं। तो ओवर हाइड्रेशन रीनल फेलुअर में होता है जिससे बॉडी से जो फ्लूइड होता है अनावश्यक तरल है नहीं निकल पाता है और वह बॉडी में ही जमा होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
आगे है यहाँ पे ए फैमिली हेल्थ नर्स प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन थ्रू पोस्टर एंड वीडियो। पोस्टर और वीडियो के द्वारा नर्स जो है शिक्षा दे रही है। पेरेंट ऑन रिस्क डायरिया के रिस्क के ऊपर फोटो और वीडियो के माध्यम से नर्स जो है शिक्षा दे रही है। चिल्ड्रेन 5 ईयर एज एरिया व्हाट फंक्शन इन रेंडेड बाय द नर्स हेयर। नर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, वह डायरिया के ऊपर शिक्षा दे रही है फोटो और वीडियो के माध्यम से। तो देखिए क्या होगा, पार्टिसिपेट इन डिजीज कंट्रोल एक्टिविटी थ्रू जनरल प्रिवेंटिव मेजर। बाकी इसमें से देख लीजिए और कुछ होगा तो। आगे है 38 नंबर है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। कहता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ठीक है ना, इनके कंपोनेंट है सिवाय किसके, एक को छोड़कर। देखिए हैंड हाइजीन, हाथ की स्वच्छता बिल्कुल है। बियरिंग ग्लोव्स व्हेन हैंडलिंग बॉडी फ्लूइड बिल्कुल। डिस्पोज ऑफ शार्प इन डेजिग्नेटेड कंटेनर बिल्कुल। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन पेशेंट केयर एरिया, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल रूट ऑफ रूटीन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इन डायबिटिक पेशेंट। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि हमसे पूछ रहा है इंसुलिन जो है किस माध्यम से हम लोग देते हैं, तो सब क्यूटेनियस देते हैं, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई फूड डाइट इज हाई इन सोडियम। पहचानना है कि इनमें से किसमें सबसे हाई जो है सोडियम पाया जाता है, सोडियम, ठीक है। रागी है, कैनेट फूड है, बनाना है, ऑरेंज है। बात समझ रहे हैं, चलिए ऑप्शन नंबर 2 है। आगे है ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड रिएक्ट, एक 3 साल का बच्चा है, वह स्ट्रेस जो है रिएक्ट कर रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बात समझ लीजिए, ही सॉब इंटरमिटेंट व्हेन द मदर इज नॉट हिम इन लेस एक्टिव विड्रॉल एंड बिकम एफेटिक। द नर्स रिकॉग्नाइज द चाइल्ड रिस्पॉन्स टू हॉस्पिटलाइजेशन इन कौन सा, स्टेज 2 का डेस्पेयर, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग प्रकार से था, समझ गए। चलिए आगे है यहाँ पे विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व आइडेंटिफाई माल एडेप्टिव बिहेवियर। कहता है किस प्रकार के थेरेपी इन्वॉल्व होगा माल एडेप्टिव बिहेवियर में। एंड सीकिंग टू करेक्ट दिस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सच एज क्लासिकल एंड ऑपरेटेंट कलेक्शन। तो देखिए आप जैसे ही आपका माल एडेप्टिंग बिहेवियर हो, तो इसमें बिहेवियर माल एडेप्टिव है, गलत एडेप्ट कर लिया है बिहेवियर को, तो उसको बिहेवियर थेरेपी ही देंगे। बात समझ रहे हैं ना। आगे है द स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट इफेक्ट हेल्थ एंड ग्रोथ बॉडी इज नोन एज। कहता है वह भोजन का वह कौन सा अध्ययन है जो शरीर पर इसके प्रभाव और इसके इफेक्ट को जो है बताता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर ही हम पढ़ते हैं सब चीज़, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, प्लेटलेट मैंने पढ़ाया था, नॉर्मल रेंज का मैंने वीडियो दिया था कि प्लेटलेट कितना होता है, तो 1.5 से 4 लाख होता है, पता है आपको। आगे है यहाँ पे व्हाट इज द ट्रैक्शन फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स इन प्रामेग्रेविडा। कहता है कि हम व्हाट इज द ट्रैक्शन फोर्स कितना चाहिए एक लॉन्ग कर्पेड फॉरसेप्स में प्रीमेग्रेविडा में, समझ गए। तो वो होता है 20 kg, याद रखिएगा। आगे है 46 है विच ऑफ द फ्लोइंग फीडिंग टेक्निक विल फोस्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्री स्कूलर। कहता है कि फीडिंग टेक्निक में कौन वृद्धि और विकास के लिए प्री स्कूलर के लिए कौन सा जो है आपको ज़रूरी होगा, इसमें कौन सा टेक्निक। तो इन्वॉल्व द चाइल्ड इन प्लानिंग मीनस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ए नर्स ऑडिट दैट फोकस ऑन द इन्वायरमेंट इन विच केयर इज डिलीवर्ड। समझ लीजिए, ए नर्स ऑडिट दैट फोकस ऑन द इन्वायरमेंट विच केयर इज डिलीवर्ड इज ए। एक नर्स ऑडिट में किस चीज़ इन्वायरमेंट पर फोकस है, तो वह किस प्रकार के देखभाल प्रदान करेगी, वह स्ट्रक्चर ऑडिट पर जो है ध्यान देगी। बात समझ रहे। व्हाट इज एन एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सम बैक्टीरियल कॉड। कहता है कि वह कौन सा एजेंट है जो बचाता है, रोकथाम करता है वृद्धि और जनन को, बैक्टीरिया को, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं, जहाँ पे वृद्धि और विकास को बारे में, रोकथाम के बारे में बताता है बैक्टीरिया के, ठीक है। 49 है
टोरसेट्स डी पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, यानी टोरसेट डी पॉइंट किसके साथ में जो है या किस स्थिति को बताता है, तो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर कंप्लीमेंटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए सबसे आदर्श समय क्या है, तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर केयर इज प्रोवाइडिंग या ऑब्जर्वेशन इज मेड, जब केयर देखभाल हो जाए पेशेंट का तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्यूमेंटेशन पूर्ण कर लेंगे तो बेहतर है। बात समझ रहे हैं, तो ये रहा 50 क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट, हार्ट रेट, ऑल ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द हार्ट रेट एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सब में हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, किसको छोड़कर, तो हाइपोथर्मिया है, हाइपरकेपनिया है, हाइपोएक्सेमिया है, एड्रेनालाइन है। तो हार्ट रेट सब में इंक्रीज कर जाता है, सभी में, एक को छोड़कर, हाइपोथर्मिया को छोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपार्टुम डेट ऑकरिंग बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज टर्मेड डेट, समझ गए। तो ऑप्शन क्या है, इंट्रायूटेरिन फीटल डिस्ट्रेस, IUFD, समझ गए। ये आपका एंटीपार्टुम डेट का कारण बनता है, IUFD, ओके। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से चलिए अब यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ, क्योंकि आपको ये 100 क्वेश्चन का 30 तारीख का पहला शिफ्ट का 100 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा वेबसाइट पर, और मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। अब जो मैं वीडियो लाऊंगा पूरा फुल कराऊंगा वीडियो, ठीक है ना, पूरा फुल वीडियो कराऊंगा, चूँकि समय कम है इसलिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।